गाइज आप लोगों ने GTA 6 का नाम सुना होगा, BGMI का नाम सुना होगा। GTA 6 की हाइप तो कमाल की है। GTA 5 मैंने और आपने सबने खेला हुआ है, लेकिन अगर मैं आप लोगों से कहूं कि आप ये गेम्स बना सकते हैं तो आप लोग पूछोगे कैसे। और इस वीडियो में मैं आप लोग को यही बताऊंगा कि किस तरह से आप लोग एक गेम डेवलपर बन सकते हैं और इस तरह की गेम्स बना सकते हैं। Gaming industry in India has seen a growth of almost 40%. Growth of the gaming industry. Gaming is such a big industry. 275 gaming companies in India. Gaming is the future. 92% of the Gen Z and millennials play games. गेम डेवलपमेंट में इजीली 6 से 10 लाख पर एनम की जॉब इंडिया में लग जाती है। पिछले 5 साल में इंडियन गेमिंग इंडस्ट्री ने $2.8 बिलियन रेज किए हैं और 2019 से ये फिगर 380% बढ़ गया है। 2020 से बात करूं तो 23% का इजाफा आया है, विच मींस कि इंडियन गेमिंग इंडस्ट्री इज एट बूम और बहुत तेजी से ग्रो कर रही है। फ्यूचर बहुत बढ़िया है इसका। अब मैं आप लोगों को बताता हूं कि गेम्स बेसिकली दो तरह के होते हैं, 2D गेम्स और 3D गेम्स। 2D गेम्स में आपको 2 डायमेंशनल फील्ड दिखती है और फोन में आज की तारीख में भी 2D गेम्स बहुत ज्यादा पॉपुलर है। और 2D गेम्स बनाने में सबसे बड़ा फायदा यह है कि ये ग्राफिक इंटेंसिव बहुत ज्यादा नहीं होते हैं, सिंपल फोन्स में भी चल जाते हैं, इसलिए लोग 2D गेम्स को बहुत प्यार देते हैं। पीसीज की बात करूं तो 2D गेम्स आज की तारीख में भी लोग पीसी में खेलते हैं, उतना नहीं खेलते जितनी 3D गेम्स खेलते हैं, बट खेलते हैं। 2D गेम्स जैसे कि मारियो काफी सिंपल भी होते हैं टू डेवलप एज कंपेयर टू 3D गेम्स। 3D गेम्स में 3 डायमेंशनल ग्राफिक्स का इस्तेमाल होता है, जैसे कि GTA 5 की हम लोग बात करें, GTA 6 जो आने वाला है उसकी हम लोग बात करें, तो ये सारे गेम्स 3D गेम्स है। साइबरपंक की हम बात करें, इस तरह के ग्राफिक इंटेंसिव गेम्स को बनाने के लिए हमको एनवीडिया की, कूडा की, ग्राफिक्स को किस तरह से यूज करना है, सीपीयू और जीपीयू को ऑप्टिमली किस तरह से यूज करना है, इस सब की नॉलेज होनी चाहिए। बट थैंकफुली हमारे पास कुछ गेम इंजन्स होते हैं जो कि ये काम हमारा बहुत आसान बना देते हैं। इससे पहले कि मैं आप लोगों को गेम इंजन्स के बारे में बताऊं और किस तरह से आप लोगों को स्टार्ट करना है, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि गेम डेवलपमेंट से पहले आपको बेसिक प्रोग्रामिंग आनी चाहिए। अगर आप लोग स्कूल या कॉलेज में तो मैं C++ आप लोगों के लिए रिकमेंड करूंगा, क्योंकि C++ से आपको प्रोग्रामिंग के बेसिक्स आएंगे। आप लोग बेसिक सिंटैक्स देखें कि किस तरह से प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस काम करती हैं, वेरिएबल क्या होता है, फंक्शंस क्या होता है, और आपको अराउंड 6 से 8 महीने प्रोग्रामिंग से रूबरू होने में लग जाएंगे अगर आप लोग एब्सोल्यूट बिगिनर हैं तो। और अगर आप लोग स्कूल या कॉलेज में तो मैं आप लोगों को एक स्लो स्टार्ट ही रिकमेंड करूंगा और C++ जैसी लैंग्वेज से स्टार्ट करना ही रिकमेंड करूंगा। 2 डायमेंशनल गेम्स जावास्क्रिप्ट की सहायता से भी बनाए जा सकते हैं, इसलिए जावास्क्रिप्ट में इन ब्राउजर की जो गेम डेवलपमेंट है वो बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रहा है। इसके लिए एक लाइब्रेरी है काबूम JS नाम की, जिसकी सहायता से आप लोग गेम्स बना सकते हैं और आपको काफी मजा आएगा अगर आप लोग इससे 2 डायमेंशनल गेम्स बनाएंगे तो। अब मैंने काबूम JS की एक वीडियो बना रखी है, अगर आप लोग देखना चाहें तो देख सकते हो। उसमें हमने एक बड़ा कमाल का गेम बनाया था सिर्फ जावास्क्रिप्ट का इस्तेमाल करके। 3 डायमेंशनल गेम्स बनाने की भी जावास्क्रिप्ट में लाइब्रेरीज हैं, लेकिन क्योंकि ये ग्राफिक इंटेंसिव गेम होते हैं मोस्टली जो हम 3 डायमेंशनल गेम्स खेलते हैं, इसीलिए इसको यूनिटी या अनरियल जैसे इंजन्स की सहायता से बनाया जाता है। अगर आप लोग पाइथन में गेम डेवलपमेंट सीखना चाहते हैं तो पाइगेम लाइब्रेरी का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये एक हद तक ही आपको अच्छे गेम्स बनाकर दे सकते हैं। अगर आप लोग मार्केट में अपना गेम उतारना चाहते हैं, जैसे GTA 6 जैसा, साइबरपंक जैसा, तो उसके लिए आप लोगों को सीखने पड़ेंगे गेम इंजन्स। गेम इंजन्स में 2 बड़े प्लेयर्स हैं, एक है यूनिटी और एक है अनरियल। दोनों ही कमाल के गेम इंजन्स हैं और बेसिकली गेम इंजन आपका काम आसान बना देते हैं व्हेन इट कम्स टू डेवलपिंग योर गेम। यानी कि आप लोग इस चीज पर दिमाग नहीं लगा रहे होगे कि यार ये प्रोसेस CPU संभालेगा, GPU संभालेगा। लो लेवल जो कॉम्प्लिकेशंस होती है गेम की, उसके बारे में आप लोग नहीं सोच रहे होगे। आप ये सोच रहे होगे कि गेम में बनना क्या है। आप अपना ह्यूमन माइंड लगाओगे, ह्यूमन दिमाग लगाओगे, उसकी सहायता से आप लोग गेम इंजन को एक लेयर की तरह यूज करोगे एंड ऑन टॉप ऑफ दैट आप अपने गेम को बिल्ड करोगे। यहाँ पर मैं आप लोग को सजेशन ये देना चाहता हूँ कि आप लोग अनरियल या यूनिटी इन दोनों में से एक गेम इंजन चुन लें। अगर आप लोग एंड्रॉइड के लिए बनाना चाहते हैं गेम्स तो यूनिटी इज अ ग्रेट चॉइस। अनरियल इंजन भी काफी कमाल का इंजन है, आप लोग दोनों को देख सकते हैं और जिसमें भी आप लोग कंफर्टेबल हो आप उससे कंटिन्यू कर सकते हैं। बोथ ऑफ दीज आर वेरी पॉपुलर गेम इंजन्स। जो यूनिटी होता है वो प्राइमरीली इस्तेमाल करता है C# को और अनरियल इंजन यूज करता है C++ को। अब अगर आप लोग अनरियल में नोड बेस्ड इंटरफेस का इस्तेमाल करके विजुअली गेम्स को बनाना चाहते हो तो आप लोग अनरियल के ब्लूप्रिंट्स का इस्तेमाल कर सकते हो। एंड बहुत ही सिमिलर चीज यूनिटी में विजुअल स्क्रिप्टिंग के नाम से आती है, जिसकी सहायता से आप लोग विजुअली गेम्स को बना सकते हो यूनिटी में। तो ये एक मेजर डिफरेंस है, बट आज की तारीख में काफी चेंजेस और कस्टमाइजेशंस आप लोग को इन इंजन्स में देखने को मिल जाते हैं। अब यूनिटी और अनरियल की प्राइसिंग की बात करूं तो यूनिटी एंड अनरियल दोनों फ्री है टू डाउनलोड एंड यूज, बट देयर इज अ कैच। अगर आप लोग यूनिटी में अपने गेम से $100,000 से ज्यादा कमाते हैं तो आपको यूनिटी प्रो का सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है। एंड सेम अनरियल इंजन के साथ भी है, आपको रॉयल्टी देनी
पड़ती है अराउंड 5% ऑफ ग्रॉस रेवेन्यू अगर आप लोग 1 बिलियन से ज्यादा कमाते हैं क्वार्टर में। तो अब एक गैडॉट इंजन के नाम से एक गेम इंजन होता है जो कि फ्री एंड ओपन सोर्स है अनलाइक यूनिटी एंड अनरियल, लेकिन मैं आप लोगों को यूनिटी एंड अनरियल रिकमेंड करूंगा क्योंकि ये स्टेबल है, बेटर है और इसमें थोड़ी ज्यादा जॉब्स हैं कंपेयर टू गैडॉट जो कि एक फ्री एंड ओपन सोर्स गेम इंजन है। अब आप लोग एक इंडी डेवलपर बन सकते हैं। इंडी डेवलपर का मतलब होता है एक इंडिपेंडेंट डेवलपर जो कि एस्पेक्ट्स लाइक फंडिंग, गेम डिजाइन, प्रोग्रामिंग, आर्ट और मार्केटिंग ये सब कुछ खुद हैंडल करता है। फिर एक बार आप लोगों ने स्टार्ट कर दिया गेम बनाना, आपने ये देखा किस तरह से आप लोग एक बेसिक गेम को सेटअप कर सकते हैं, एक बेसिक सीन को सेटअप कर सकते हैं। आप लोग देखें डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स की तरफ, क्योंकि यही आप लोग को एक अच्छा लॉजिक बनाने में हेल्प करेगा। आप लोग देखें एरेज क्या होते हैं, क्यूज क्या होती है, स्टैक्स क्या होती है, लिस्ट किस तरह से काम करती है, ट्रीज के बारे में देखें और एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग कम से कम डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम्स की ले लें। मैं यहाँ पर आप लोग को बहुत ज्यादा रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ कि आप डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम के 200, 300 घंटे वाले कोर्सेज देखें। आप लोगों को एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग बस होनी है कि किस तरह से आप लॉजिक बना सकते हैं अपने गेम में, क्योंकि गेम में लॉजिक आपको बनाना होगा। और गेम एक ऐसी चीज होती है ना जिसमें प्रोसेसिंग का एक एक सेकंड क्या, एक मिली सेकंड बहुत कीमती होता है, क्योंकि अगर एक गिवन टाइम में आपने रिएक्शन नहीं दी ना यूजर को, वो बोर हो जाएगा। अगर थोड़ा सा भी अटकाना आपका गेम, आपको क्या, ये तो हल्का सा 100 मिली सेकंड के लिए अटक रहा है गेम, उसको लैग की तरह दिखाया जाएगा और आप चाहते नहीं हो कि आपका गेम लैग करे और लोग कहें कि आपका गेम लैग कर रहा है, और यूजर बहुत जल्दी छोड़ के चला जाता है यार गेम अगर उसको लैग लगता है थोड़ा सा भी। तो जब भी आप गेम डेवलप कर रहे हैं आपको डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स को बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा। आप लोग को एक एक इंट्रिकेसी को अपनी गेम की ध्यान से देखना पड़ेगा कि कहीं एक भी मिली सेकंड एक्स्ट्रा तो आप लोग यूज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मे बी आपके सिमुलेटर एम्यूलेटर में गेम बहुत बढ़िया चल रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि वो एंड यूजर जो कि 2-2 हजार रुपए वाले फोन में गेम चलाता है वो शायद आपका गेम नहीं खेल पाएगा। अगर खेल भी पाएगा तो उतने मजे से नहीं खेल पाएगा। और अगर आपने यहाँ पर अपने गेम को थोड़ा सा भी ऑप्टिमल बना दिया तो योर गेम विल शाइन इन टर्म्स कि आपका जो गेम है वो स्लो फोन्स एंड पीसीज में भी रन करता है। तो डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स काफी इंपॉर्टेंट है। अब गिट की बात मैं करता हूँ। जो गिट है वो आपको सीखना है, क्योंकि जब आप एक गेम बना रहे हो तो आप कोलैबोरेट करोगे विद मल्टीपल पीपल। तो गिट एंड गिटहब के बारे में आप लोगों को बेसिक्स कम से कम आना चाहिए। उसके लिए मैंने एक वीडियो बना रखा है कि 10 मिनट में किस तरह से आप लोग को कोड पुश करना है गिटहब पे, वो आप देख सकते हो। और 10 मिनट में आप लोग अपने कोड को गिटहब पे पुश कर सकते हो। आप लोगों को कोलैबोरेट करना पड़ेगा दूसरे डेवलपर्स के साथ, क्योंकि जब आप गेम बना रहे हो डिजाइनर्स के साथ भी आप लोग जो है बैठोगे, आप लोग अलग अलग डेवलपर्स के साथ भी बैठोगे। थोड़ा सा भी अगर कॉम्प्लेक्स गेम बना रहे हो तो एक डेवलपर से बनने वाला नहीं है, और आपको कम टाइम में अगर गेम चाहिए तो आपको मल्टीपल डेवलपर्स को लगाना पड़ेगा काम। अब 2D एंड 3D एसेट्स को डाउनलोड करने के लिए आप लोगों को मैं 2 वेबसाइट्स बताता हूँ। एक है quaternius.com जिसपे आप लोग फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं बहुत सारी एसेट्स को। हर तरह की एसेट्स इस वेबसाइट पे आपको देखने को मिल जाएंगी। और एक और वेबसाइट है kenny.nl। ये वेबसाइट भी बड़ी कमाल की है अगर आप लोग अपने गेम से रिलेटेड एसेट्स डाउनलोड करना चाहते हैं तो। अब अनरियल कहां से सीखना है, यूनिटी कहां से सीखना है, उसके लिए मैं आप लोगों को ये कोर्स रिकमेंड करता हूं, और अनरियल के लिए मैं आप लोगों को ये कोर्स रिकमेंड करता हूं। दोनों के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आप लोग को डाल दूंगा, और यूडेमी से आप इसको खरीद सकते हो। वर्थ इट है यार, क्योंकि जितनी डिटेलिंग आप लोग को इन दोनों कोर्सेज में और जितनी प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग आप लोग को इन वीडियोस में देखने को मिलती है, आई थिंक दीज वीडियोस आर अमेजिंग। अब एक बार आप लोगों ने स्टार्ट कर दिया गेम डेवलपमेंट करना तो आप लोगों को मैथ्स और ज्योमेट्री के बेसिक्स आने चाहिए, क्योंकि आप लोग फिजिक्स का इस्तेमाल बहुत ज्यादा करने वाले हो और फिजिक्स में मैथ्स इस्तेमाल होती है। आप लोग को 2D कोऑर्डिनेट सिस्टम्स के बारे में पता होना चाहिए, 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम्स के बारे में पता होना चाहिए, प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में पता होना चाहिए, डिस्टेंस एंड वेलोसिटी के बारे में, तो मतलब काइनेमेटिक्स तो आप लोग को आनी ही चाहिए फिजिक्स में, वरना आप लोग गेम्स नहीं बना सकते। क्योंकि आपको अंडरस्टैंडिंग अगर नहीं होगी तो आप लोग किस तरह से किसी भी ऑब्जेक्ट की फिजिक्स को सिमुलेट करोगे। दिखना चाहिए ना कि रियल वर्ल्ड में कैसे चीजें चल रही हैं, उसी हिसाब से उसकी वेलोसिटी, स्पीड वगैरह एकदम जितनी आप रियल वर्ल्ड से मिला के बना पाओगे गेम को उतना ज्यादा बेटर है। तो फिजिक्स को आप लोग को बहुत सही से पढ़ना है। आप 11th क्लास की जो फिजिक्स है ना उसको दोबारा से पढ़ लें, और जो 12th क्लास में 3 डायमेंशनल का चैप्टर है मैथमेटिक्स में वो पढ़ लें सही से। मैं CBSE की बात कर रहा हूँ। आप लोग को पता होगा कि किन टॉपिक्स के बारे में मैंने बात करी। इन टॉपिक्स को आप लोगों को बहुत अच्छे से पढ़ना है। फिर इसके बाद अगर आप लोग ग्राफिक्स प्रोसेसिंग में जाना चाहते हैं तो आपको OpenGL किस तरह से काम करता है, CUDA किस तरह से काम करता है, शेडर्स किस तरह से काम करता है, इसके थोड़े बेसिक्स पता होने चाहिए। इसके बाद जब हम मल्टीप्लेयर गेम्स को बनाते हैं तो हमें एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डेटा को ट्रांसमिट करना पड़ता है, या ओवर नेटवर्क या ओवर इंटरनेट डेटा को ट्रांसमिट करना होता है मल्टीप्लेयर गेम्स के केसेस में। ऐसे में आप लोगों को नेटवर्किंग आनी चाहिए और आपको पता होना चाहिए किस तरह से आप लोग ये सारी चीजें कर सकते हैं। AI का इस्तेमाल आजकल बहुत ज्यादा हो रहा है गेम डेवलपमेंट में। आप लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कुछ बेसिक एल्गोरिथम्स कम से कम जरूर सीख कर रखें, जैसे कि A* एल्गोरिथम से, पाथ फाइंडिंग एल्गोरिथम से, ये काफी यूज होते हैं गेम डेवलपमेंट में। तो एक ग्रेट स्टार्ट आप लोगों को मिल जाएगा यूडेमी के अनरियल इंजन के इस कोर्स से, या फिर आप लोग ये वाला कोर्स भी देख सकते हैं जो कि यूनिटी इंजन पर आधारित है। अब आपको गेम्स को पब्लिश करने के बारे में बताता हूं। अगर आप लोग अपने गेम्स को पब्लिश करना चाहते हैं तो आप लोग गूगल प्ले पर पब्लिश कर सकते हैं, जहां पर आप लोग इन ऐप परचेजेस की मदद से पैसे कमा सकते हैं, और आप लोग स्टीम का इस्तेमाल कर सकते हैं जिसपे आप लोग अपनी गेम्स को पब्लिश कर सकते हैं वंस दे आर रेडी। आई होप कि आप लोगों को एक अच्छी इंफॉर्मेशन मिल गई होगी गेम डेवलपमेंट
डेवलपमेंट को लेकर, और आप लोग समझ गए होंगे कहां से आपको स्टार्ट करना है और किस तरह से आप लोगों को गेम डेवलपमेंट के डोमेन में आगे बढ़ना है। आप लोग को गेम डेवलपमेंट के फ्यूचर के बारे में क्या लगता है इंडिया में, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।